नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। शो में अक्सर हमारे पास इस तरह के सवाल आते हैं कि आखिरकार एसआईपी क्या है, एक मुश्त निवेश किया जाए या फिर एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर रहता है, एसटीपी की तमाम बारीकियां क्या है, पीएमएस क्या होता है। तो अगर आप भी इस तरह के सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो आज हम आपके लिए बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के को फाउंडर एंड डायरेक्टर क्षितिज महाजन जुड़ रहे हैं। क्षितिज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिप्स से। ये सबसे ज्यादा कॉमन टर्म है और लोग जो है अक्सर यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार सिप्स क्या होता है। तो सबसे पहले सिप्स के बारे में ही बताइए। मैं इसे बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ। मेरे हिसाब से काफ़ी शोज़ इसके ऊपर ऑलरेडी अक्रॉस चैनल्स हुए हैं, बट अभी भी अगर देखें तो यूनिक इन्वेस्टर्स आज भी 3 करोड़ ही हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फोलियोज 8 करोड़ ज़रूर हैं। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा एक मेथड है जिसके थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। तो उसको मैं अगर कंपाइल करूं तो अगर आप एक छोटी छोटी रकम में मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपना आरडी से बेटर रिटर्न लेना चाहते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न लेना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा बेटर टैक्स एफिशिएंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप अपने गोल प्लान जल्दी से प्लान करना शुरू करना चाहते हैं, तो इन सभी आपके जो सवालों का एक ही समाधान, जिसको आप बोल सकते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब सिप। जैसे सिप बोलते हैं, जैसे आप चाय का सिप लेते हैं, उससे मैं जोड़ूँ तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक सिप करके आप चाय लेते हैं और उसका चाय का आनंद लेते हैं। सिमिलरली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप एक रकम तय करते हैं मंथली बेसिस पे, जो आपके पास एक सरप्लस रकम होती है। ज़्यादातर तरीका ये होता है, पर होना ये चाहिए कि आप पहले से जो भी आपकी मंथली इनकम हो बिजनेस से, जॉब से, उसका 20% हिस्सा आप सिप में इन्वेस्ट करें। पर मानिए खर्चे ज़्यादा हैं तो जो भी आप अपनी रकम जुगाड़ सकें उसमें आप अपने 3-4 अच्छे फंड्स लेते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सिप्स कहाँ जाती हैं? ज़्यादातर ये सिप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाती हैं। हैविंग सेड दैट, आप डेट म्यूचुअल फंड में भी सिप कर सकते हैं, पर इक्विटी म्यूचुअल फंड की ही राइट प्लेटफॉर्म में सिप करने के लिए। और जैसे जैसे आप ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन आप कितना करना चाहते हैं। मानिए कोई 2000 करना चाहता है तो वो 500 के 4 फंड कर सकता है। मानिए कोई महीने में 4 बार करना चाहता है तो वो 4 डिफरेंट डेट्स ले सकता है। तो हर महीने 4 डिफरेंट डेट में मानिए वो 2000 की सिप कर रहा है तो कर सकता है। कोई 2 साल के लिए करना चाहता है, कोई परपेचुअल करना चाहता है, कोई 99 ईयर से करना चाहता है। आजकल डिफरेंट तरीके की आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। तो आप हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली उस डेट को, जो भी निर्धारित डेट है, जितना भी निर्धारित अमाउंट है, वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में बोलूं तो जैसा कि ईएमआई होती है हमारे अकाउंट से हर महीने कट जाती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही सिप्स के साथ भी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कंपैरिजन किया है। जैसे ईएमआई कटती है वैसे सिप कट जाएगी आपके अकाउंट से। और जिस दिन वो कटेगी, अगर मानिए उस दिन बैंक हॉलीडे है, जिस दिन आपका डेट आई है, या सैटरडे है, या जो नॉन मार्किंग या नॉन ट्रांजेक्शन डे जिसे बोलते हैं, नॉन ट्रांजेक्शन में मानिए कि इक्विटी मार्केट बंद है, तो उससे जो भी नेक्स्ट डेट आएगी उस दिन वो आपकी सिप डिडक्ट होगी आपके अकाउंट से। बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सिप्स करना चाहते हैं। जैसा कि क्षितिज ने भी आपको समझाया, आप चाहें तो डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वीकली भी कर सकते हैं, फॉरनाइटली भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं और आपकी सहूलियत किस तरह से आपको इजाजत देती है। खैर, अगर हम बात करते हैं सिप्स के, तो इसके जरिए निवेश के फायदे क्या क्या होते हैं? क्यों जो निवेशकों का रुझान है वो सबसे ज्यादा सिप्स की तरफ ही आता है? मैं इसके 3 मेन फायदे आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि ज़्यादातर लोग जो सैलरीड हैं वो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी कोई राशि होती नहीं है उनके पास। तो बेस्ट यही होता है कि जब आपकी सैलरी आए और आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो सिप का वो ये है कि दैट आपका पैसा एक साथ एक मुश्त नहीं ना लग रहा है इक्विटी मार्केट में। हर महीने की जिस डेट में लगता है, उस डेट की जो भी मार्केट की वैल्यू होती है उस फंड की, उसमें उसको उसके यूनिट्स मिलते हैं। तो अगर मार्केट चढ़ रही है तो आपकी जो यूनिट्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर मार्केट घट रही होती है, जो नेक्स्ट वन जो भी सिप जाती है, तो उसमें आपको यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो एवरेज आउट होता रहता है। सो आप अगर कोई भी मल्टी कैप फंड्स की सिप का अगर कंपैरिजन करते हैं या मिड कैप फंड की सिप का कंपैरिजन करते हैं, पिछले 15 साल में आप मानिए इन एक्सेस ऑफ 14-15% का कंपाउंडिंग का रिटर्न दिया है सिप्स ने। लार्ज कैप में 12 से 13% का कंपाउंडिंग, कुछ फंड में 15% भी है लार्ज कैप में। सो पॉइंट इज
आज की डेट में कोई 12% से ऊपर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको ओवर पीरियड रिटर्न दे रहा है तो आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट का अपने आप सॉल्व हो जाता है। क्योंकि इन्फ्लेशन इस देश में पिछले 32 साल की बात करें तो 7 से 8% रही है, पर मानिए आने वाले टाइम में 5 से 6% ही रहने वाली है। ऑल्दो हैविंग सेड दैट पिछले 2 साल से इन्फ्लेशन आपकी सब 4 ही चल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। तो मानिए 5% भी लेते हैं तो आपके पास एक इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्ट करता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है फर्दर 30 से 40 कंपनीज, डिपेंडिंग ऑन स्कीम में कितने स्टॉक्स हैं, जो आगे बिजनेसेस इनपुट जनरेट कर रहे हैं, आउटपुट जनरेट कर रहे हैं और उससे उनकी वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। तो सिप आपको हेल्प करता है आपके पैसे के रिटर्न को बढ़ाने में। सेकंड, आपके सिस्टमैटिकली जितना भी आप इन्फ्लोज दे रहे हैं उसको एवरेज आउट करने में, जाके किसी रिस्क पर रखने के कि हो सकता है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट पहली बार शुरू की हो तो पीक पे शुरू की हो और आपने लमसम पैसा डाल दिए, लाख रुपए 2 लाख रुपए कैपेसिटी में, बट इवेंचुअली हुआ क्या, क्योंकि वो मार्केट का पीक था, वहां से मार्केट 15-20% करेक्ट होगी। जो मार्केट का एक अपने आप में करेक्टर है वो ऊपर नीचे होती है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। आपका अपना भरोसा मार्केट से उठ जाता है, फिर आप दोबारा नहीं आते हैं। तो फॉर अ न्यू इन्वेस्टर फर्स्ट द सिप जो सबसे अच्छा तरीका सिप ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, सिप या फिर एसटीपी जिसके बाद में बात करेंगे। सेकंड, सिस्टमैटिकली आप इनपुट देने के लिए जिसकी सैलरीड है, सिप से अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई भी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, सिप आपके गोल प्लान के हिसाब से की जा सकती है। तो मानिए आपके 4 गोल हैं, आपने गाड़ी बाय करनी है, बच्चे की एजुकेशन का गोल है, उसकी शादी का और आपके रिटायरमेंट का। गोल ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 4 का एग्जाम्पल दिया। आपको जितने पैसे जितने टाइम के लिए चाहिए उस हिसाब से अपनी सिप प्लान करिए। तो जो सिप गोल ओरिएंटेड होती है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देती है। तो दिस इज वाई सिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वेस्टमेंट पीस में। यानी कि सबसे पहले आपको लक्ष्य को निर्धारित करना है, उसके बाद ही निवेश की शुरुआत करनी है। ये तो खैर हम आपको बार बार बताते रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की, यानी कि एक मुश्त निवेश की। श्रुतिज, जरा इसकी भी तमाम बारीकियां दर्शकों को समझाइए। जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो क्लाइंट्स इवॉल्व हैं मार्केट में, जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव पिछले 8-10 साल से देखे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा एक व्हीकल है कि वो इकट्ठा पैसा लगाएं। पर मेरा एक सुझाव ये रहता है कि कोई क्लाइंट कितना भी पुराना क्यों नहीं हो मार्केट में, लमसम में भी एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, हमेशा उसको ऑप्ट करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपको लगे किसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा आपको नीचे के भाव पे मिल रही है, तब आप पैसा थोड़ा ज़्यादा डिप्लॉय करें। बट सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ही सही तरीका है। अब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आप अपनी जो भी राशि लगानी है, मानिए आपने 5 लाख या 10 लाख रुपए लगाने हैं, वो जो भी म्यूचुअल फंड में लगाने हैं, मानिए आप HDFC के किसी स्कीम में लगाना चाहते हैं तो HDFC के लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लिक्विड फंड कैटेगरी के फंड में पैसा डाल देते हैं और वहाँ वीकली बेसिस पे 3 महीने 6 महीने जितना भी आप टाइम लेना चाहते हैं, वहाँ से वो पैसा लिक्विड से इक्विटी में इन्वेस्ट होता रहता है। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि इकट्ठा पैसा ना जाके 2-3 महीने के अंदर जाता है या फिर 6 महीने के अंदर जाता है, जो एक आपको पर्याप्त विंडो दे देता है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्टैगर कर दें उस इन्वेस्टमेंट को। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मैं 3-4 महीने का टाइम ले लिया तो आपका ऑन एन एवरेज जो एक बिल्कुल टॉप पे जाने का रिस्क है, मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क है, वो आपका निगेट हो जाता है। हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास 10 साल हैं तो आप अगर टॉप पे भी आ रहे हैं तो भी और आपकी स्कीम सिलेक्शन सही है तो भी आप आराम से पर्याप्त रिटर्न पा सकते हैं। बट सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ही सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ जैसे आप लॉन्ग टर्म करते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आपका लमसम को इन्वेस्टमेंट है, उसको अगले 3 से 6 महीने अगर डिप्लॉय करना है तो उसके आप एसटीपी कर सकते हैं। तो एनी अमाउंट जो आप 3 से 6 महीने के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसके लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इज अ राइट प्लान। जैसा कि आपने एसटीपी की तमाम बारीकियां तो समझाई, लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूंगी, एसटीपी में हमने पैसा जो होता है वो तो हम लमसम डाल देते हैं, एक मुश्त डाल देते हैं, उसमें से जो रकम जो ट्रांसफर होती है वो कब होती है? वो वीकली बेसिस पे होती है या मंथली बेसिस पे होती है, या वो भी निवेशक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कब कब चाहता है? सो अगेन एसटीपी सिप की तरह बहुत फ्लेक्सिबल है। आप इसे वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, इसे मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल को आपकी एसटीपी चल रही है जहाँ पे आप वीकली बेसिस पे 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, और एक दिन आपको दिखता है कि हाँ आपकी इक्विटी मार्केट में 10-12-15% का करेक्शन आया है, आप चाहें तो बाकी का अमाउंट सीधा स्विच भी कर सकते हैं।
सो ऐसा कोई लॉकिंग नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में कोई लॉकिंग नहीं होता है और ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। हाँ, जब आप एंटर करते हैं तो एक मिनिमम नंबर ऑफ एसटीपीज के लिए, जो 6 एसटीपीज होती हैं, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। बट ये इतना फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे सेप पे चाहे एसटीपी है, आप अगर चाहें तो उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं। तो मानिए आपने जैसे अपने 4 एसटीपी अगर करनी है वीक में, महीने में, तो आप 4 एसटीपी डेट्स ले लेंगे और उस डेट में, जैसे मैंने सिप में बताया, ऑटोमेटिकली लिक्विड से आपका पैसा स्विच होके पर्याप्त इक्विटी स्कीम में जो भी होगी उसमें चला जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है आप एसटीपी भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, फायदे का सौदा रहेगा। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे पहले क्षितिज एकमुश्त निवेश के बारे में, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर मार्केट्स जो हैं वो नीचे हैं तो उस वक्त क्या लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है? हमेशा हमेशा बेनिफिशियल होता है, बट मैं वही कहूँगा कि दैट नोबडी नोज कि मार्केट जो नीचे है वो आगे फर्दर नीचे जा सकती नहीं जा सकती। हमेशा माना जाता है कि जहाँ पे आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं और आपको वहाँ से 8-10% का डाउनफॉल आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में नैव में दिखता है, तो आप उसमें लमसम अमाउंट कुछ डाल सकते हैं। मानिए आपके पास 100 रुपीज़ पड़े हैं, तो आप अगर 8-10% मार्केट वहाँ से नीचे जाती है, आप 25-30% रुपये 30 रुपीज़ वहाँ से उस फंड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास स्कोप है कि फर्दर अगर नीचे जाती है तो आप और डाल पाएँ, अगर ऊपर जाती है तो आपके पास एक लेवल अच्छा मिल गया है। इसलिए मैं एसटीपी के लिए बात करता हूँ। बट आपने सही बोला, अगर मार्केट में मोमेंटम फास्ट है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो अगर आप देखें तो उसमें आप एक स्टैगर मैनर में अपनी तरफ से पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये है, अगर आप सिप करते हैं तो आपका एवरेज आउट होता है। अगर आज गिरती मार्केट में आपको नैव का आपको यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बढ़ती मार्केट में आपको वैल्यूएशन ज़्यादा मिलती है। और एक बेनिफिट ये भी है कि बार बार आपको जो इन्वेस्टमेंट का टेंशन भी नहीं लेना पड़ता लमसम का। ये भी है, क्या आपने एक बार करके रख दिया गोल के हिसाब से और डाल दिया। सो मानिए आपने किसी भी फंड में लगाया पैसा, जहाँ पे आपने बोला कि मुझे यहाँ से मानिए 4 लाख रुपए चाहिए 10 साल के बाद, और आपने मिड कैप और लॉन्ग एंड मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप एंड मल्टी कैप फंड की कैटेगरी के फंड्स ले लिए, तो एक्सपेक्टेड है कि आपको 14-15% का रिटर्न मिल जाए। तो 15% के हिसाब से अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो 5 साल में आपका पैसा दुगना हो गया और 10 साल में 4 गुना हो गया। तो आपने 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया। अब हो सकता है शॉर्ट टर्म में अगले 2-4-5 महीने में वो 1 लाख की वैल्यू 80,000 रह जाती है, बिकॉज मार्केट में 20% फॉल आता है। पर आपका जो गोल है वो 10 साल बाद का है। तो 10 साल के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछते हैं, जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना आपको बेनिफिट होता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट में गति है डाउनवर्ड तरफ की, और दूसरा अगर किसी के पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है और वो मार्केट में पर्याप्त उनका एक्सपीरियंस है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक बहुत कामयाब चीज़ है। लेकिन क्या क्या सावधानियां जो हैं वो एक मुश्त निवेश में बरतनी चाहिए? जब कोई व्यक्ति जो है वो अगर निवेश करने जा रहा है तो किन किन चीज़ों का क्षितिज उनको ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इन्वेस्टमेंट करना आसान है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि दैट वो सही समय है लमसम इन्वेस्टमेंट का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट की वैल्यूएशंस क्या हैं, ये देखनी ज़रूरी है। आसपास जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी चल रही हैं, जीडीपी नंबर्स क्या चल रहे हैं, या कंपनीज में ग्रोथ नंबर्स कैसे आ रहे हैं, अर्निंग नंबर्स कैसे आ रहे हैं, और इस हर चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। हो सकता है कि आप अगर जैसे हम एक बात करते हैं कि आप दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स, हम पी की बात करते हैं, पर पीक इज़ नॉट अ राइट पैरामीटर कि जिससे आप पूरी इंडस्ट्री को नापें। अब कल को बैंकिंग अगर इंडस्ट्री है तो प्राइस टू बुक वैल्यूएशन में ज़्यादा चलती है। हमें डिफरेंट वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दैट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कैसे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट तो 50 स्टॉक की है, अगर आप एनएससी की बात करें और निफ्ट और बीएससी की बात करें तो 30 स्टॉक की है। तो वो 50 और 30 स्टॉक्स के बारे में आपको एक चलन बताते हैं कि टॉप की इंडियन की कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। पर आपका पोर्टफोलियो अगर मिड कैप पोर्टफोलियो है और वो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस्ड हैं, जबकि लार्ज कैप अच्छा नहीं कर रहा, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, तो वो सही समय नहीं है इन्वेस्ट करने का। तो पहले तो आपको वैल्यूएशंस के ऊपर देखना है कि दैट ये सही समय है कि नहीं है। दूसरा, जो आपने स्कीम चूज़ करी है उसके बारे में देखना है कि जो उसका पोर्टफोलियो है उसकी अंडरलाइंग अर्निंग नंबर्स आने वाले टाइम में आएंगे नहीं आएंगे, किस तरह के परफॉर्मेंस रही है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये सब ज़्यादा चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स किसी स्मॉल कंपनी में तो नहीं है, क्योंकि होता क्या है जब मार्केट्स में थोड़ा बेयरिश मोड आता है तो छोटे स्टॉक्स में तो लिक्विडिटी नहीं मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दैट किस तरह के पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा, आपके पास टाइम होराइजन है कि नहीं है, कहीं आप 3-4-5 साल का पैसा, क्योंकि ऐसा हुआ 2008 में काफ़ी लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया पीक ऑफ द मार्केट में, मैं भी उनमें से एक था। कि मार्केट में जब आप निवेश कर रहे हैं या फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको सब्र बना के रखना होगा। बहुत ज़रूरी है।
बहुत तो ज़रूरी है। पेशेंस इज द की, या। यही कहा जाता है इसके लिए। खैर, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल उठ रहे हैं एसआईपी के जरिए आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट एसटीपी के जरिए के बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो क्षितिज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने सवाल हमसे सीधे पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आप ट्विटर या फिर फेसबुक पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। जहां पर इस वक्त हमारा ये शो लाइव है, वहां पर आप चाहिए कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भेजिए हमें। हम कोशिश करेंगे अपने शो में ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल किया जाए। तो खैर क्षितिज, इस वक्त हमारे पास एक सवाल भी आ चुका है। ये सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है आलोक शर्मा का। आलोक जी बताते हैं कि इनकी उम्र जो है वो 62 साल है और अगले 3 साल में ये रिटायर होने वाले हैं। फिलहाल जो है ये सरकारी नौकरी से तो रिटायर हो चुके हैं और इन्हें पेंशन भी मिलती है। इन्होंने अपना घर लिया हुआ है, बेटे की शादी भी हो चुकी है, यानी कि ये है कि अब कोई जिम्मेदारी एटलीस्ट इनके ऊपर नहीं है। अपना और पत्नी का इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया हुआ और इनके पास एफडीआर पीपीएफ में 35 लाख रुपया है। 15 लाख रुपए का इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश किया हुआ है और आदित्य बिरला पीएमएस में 27 लाख का निवेश है। 3 महीने में इनको पीएमएस से ही 5 लाख रुपए का फायदा हुआ था, लेकिन जनवरी आते आते थोड़ा वैल्यू जो है वो जरूर कम हो गई, तो इनकी वैल्यू जो है 18 लाख रुपए तक आ गई थी। अब सेंसेक्स में तेजी जब से आई है तो वैल्यू जो है 24 लाख रुपए पहुंच गई है। तो ये जानना चाहते हैं कि पीएमएस से जो है अपने फंड्स निकाल लिए जाएं और इसके अलावा लार्ज कैप फंड्स में क्या निवेश किया जाए। तो सबसे पहले जरा दर्शकों को पीएमएस के बारे में भी बता दीजिएगा। तो पहले पीएमएस जैसे म्यूचुअल फंड है, जैसे डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, जैसे आपकी एफडी है, जैसे आपका फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, तो वैसे ही पीएमएस भी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस उसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक अपना आप मानिए एचएनआई या प्रमोटर्स के लिए बेसिकली, जो बिकॉज हाई एंड क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है कि ये हाई रिस्क पैरामीटर में भी लिटिल हाई रिस्क प्रोडक्ट है, बिकॉज यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स भी ली जाती हैं। सो मानिए म्यूचुअल फंड में एज पर सेबी कोई भी फंड मैनेजर 10% से ऊपर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सो अगर वो 10% से ऊपर जा रहा होता है, चाहे वो आपका विनर है, पर आपको उसकी परसेंटेज कम करनी पड़ेगी। पीएमएस में अगर आपका कन्विक्शन है तो ऐसा कोई अंकुश नहीं है कि आप 10% से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स होती हैं इस पीएमएस में। बट हैविंग सेड दैट, पीएमएस भी अपने आप में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, क्योंकि पर्पस एक ही है, चाहे वो पीएमएस है चाहे म्यूचुअल फंड है, कि आपके गोल प्लान के हिसाब से आपको रिटर्न देना। बट पीएमएस में जैसे म्यूचुअल फंड में आप एज लो एज 500 रुपये की सिप से शुरू कर सकते हैं, 100 रुपये की सिप भी है, माइक्रो सिप है। बट पीएमएस में कम से कम आपको जो निवेश कर सकते हो वो कम से कम 25 लाख रुपए होता है। यानी कि आपके पास खूब पैसा होना चाहिए तभी पीएमएस पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन आलोक जी को आप क्या सलाह देंगे? सो आलोक जी जैसे गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और उनके पास कॉपस है, अब उस समय उन्होंने पैसा पीएमएस में लगा लिया है, तो मैं बोलूँगा पीएमएस एक टूल। अब मुझे उन्होंने आदित्य बिरला पीएमएस बताई है, पर कौन सा पीएमएस नहीं बताई है। अगर उन्होंने किसी स्मॉलर मिड कैप पीएमएस में लगाया है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि वहाँ से निकाल के वो मोतीलाल या आज के मल्टी कैप पीएमएस में शिफ्ट कर दें, क्योंकि जब भी रिकवरी, मानता हूँ अभी रिकवरी कम आई होगी, पर वो रिकवरी जब भी उनका कैपिटल वापस आता है पूरा, और जब उनके एग्जिट लोड्स, बिकॉज एग्जिट लोड्स भी होते हैं पीएमएस में, एग्जिट लोड्स खत्म होते हैं, वो निकाल के इन दोनों में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर उनका कंफर्ट नहीं बन रहा है तो वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ना जाएं, पर मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जाएं, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अब क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व इन्वेस्टर हैं, पीएमएस में इन्वेस्ट किया है तो पक्का मार्केट के बारे में वो जानते होंगे। तो मेरे को लगता है कि लार्ज कैप फंड में क्या होता है कि आप लिमिट करते हो अपनी अपसाइड को, बिकॉज एज पर द न्यू रेगुलेशन आपको 80% तक टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कोई भी फंड हो लार्ज कैप कैटेगरी का। उससे अच्छा है मल्टी कैप फंड में जाएं, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फंड और कौन से फंड्स की आप सलाह देंगे आलोक को? सो लार्ज एंड मिड कैप में मुझे लगता है कि मेरे लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं, और मल्टी कैप में कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, मोतीलाल मल्टी कैप 35 फंड ले सकते हैं। ये 2 फंड्स ले सकते हैं, दोनों अच्छे फंड है। तो बिल्कुल जिस तरह से क्षितिज ने आपको सलाह दी आलोक जी, इन फंड्स में से आप किसी भी फंड को चुन सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। और चर्चा में हमारे साथ क्षितिज महाजन जुड़े हुए हैं। क्षितिज, हमने बात तो कर ली कि क्या क्या निवेश के तरीके हैं, लेकिन किसके लिए कौन सा तरीका बेहतर रहता है? सबसे पहले तो बात करेंगे नए निवेशकों के लिए, जिनको बिल्कुल अभी तक समझ नहीं है बाजार के बारे में, या फिर वो ये नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से निवेश करना चाहिए, तो उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, मैं जो पहले सैलरीड की बात करता हूँ, जो सैलरीड इन्वेस्टर हैं, जो एक मासिक आय उनको आ रही है और उनको मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं है, तो या तो वो मैन्युफैक्चरर ऑफिस खुद जा सकते हैं किसी भी एमसी के ऑफिस में। आजकल बड़ी सिटीज़ में या छोटी सिटी में हर जगह ऑफिस हैं
या जो भी उनके फैमिली में कोई एडवाइज़र को जानता हूँ उनसे संपर्क कर सकते हैं। और टू स्टार्ट विथ जैसे किसी के 30,000 आए हैं तो ज़्यादा नहीं तो 3,000 की सिप से विच इज़ 10% से वो 2 फंड्स लेके लार्ज कैप और मल्टी कैप लेके अपनी सिप शुरू करें। रिटर्न के पीछे बिल्कुल मत भागें, क्योंकि हमने देखा 2018 में क्या हुआ। जितने भी क्लाइंट्स 2017 का मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न देख के, चाहे वो अपने आप या किसी एडवाइजर के थ्रू आए, तो अगले साल जो है वो -20-30% रिटर्न लेके वापस गए। और ऐसे क्लाइंट्स फिर वापस नहीं आते हैं, जबकि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है आपको कि आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न अर्न करें, जो इनेबल करता है आपको कि आप सिस्टमैटिक तरीके से एक बेटर टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट लें। सो मेरा सुझाव जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये रहेगा कि दैट प्लीज़ रिटर्न को चेज़ मत करें। अच्छी स्कीम को लार्ज कैप में, मल्टी कैप में, जैसे SBI ब्लू चिप, ICICI ब्लू चिप में से कोई भी लार्ज कैप फंड ले सकते हैं। SBI फोकस इक्विटी, ICICI मल्टी कैप, मोतीलाल मल्टी कैप 35, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, इनमें से कोई भी मल्टी कैप फंड उठा सकते हैं। एक जर्नी शुरू करें, क्योंकि क्या जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। टू स्टार्ट विद स्मॉल कैप एंड मिड कैप एक सजेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बिकॉज वो ज़्यादा रिटर्न पक्का आपको देंगे पर उतने ही वो वॉलेटाइल रहेंगे, क्योंकि आप किस पार्ट ऑफ द साइकिल पे आप आ रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। मैं भी नहीं जान सकता कि आज ऑल द मार्केट इज़ ऑल टाइम हाई, हो सकता है ये कोई लोग बोले अब तो हम ऑलरेडी पीक पे हैं, पर क्या पता ये एक नई जर्नी की शुरुआत हो। क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है, पल्लवी बोलते हैं ना कि जब लगे कि आप इवॉल्व हो रहे हो तो समझिए जो बच्चा एक बर्थ लेता है, जो लाइफ में इवॉल्व होके आता है, तो वो अपनी जर्नी शुरू करता है। तो मार्केट आज पीक पे है, शायद सबको लग रहा होगा इवॉल्व हो गई है और सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट आपको पता नहीं है कि शायद वो नई जर्नी शुरू कर रही हो, और हो सकता है मेरी बात गलत हो जाए और नेक्स्ट वीक ही मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो जाए। तो आप हमेशा लार्ज और मल्टी कैप फंड्स में एक 10% अमाउंट लगा के सिप करें, और जहां आपका 6-8 महीने साल में कंफर्ट आता है तो इस 10% को 20-25% लेके जाए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और सबसे सेफ बेट तो आपके लिए ये है कि सिप्स के जरिए निवेश करें, क्योंकि इसके साथ जोखिम कम ही जुड़ा होता है। तो चाहे आप नौकरी पेशा हैं या नए निवेशक हैं, आप दोनों के लिए सलाह यही है कि सिप्स से जो है वो निवेश की शुरुआत करेंगे। कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं। एक सवाल हमारे पास ट्विटर के जरिए आया है अमित का। इनकी उम्र जो है 33 साल है, और ये बता रहे हैं कि ये पिछले साल से 2 फंड्स में निवेश कर रहे हैं, जिसमें एक फंड जो है वो SBI ब्लू चिप का है, जिसमें 1,000 रुपए का ये निवेश कर रहे हैं सिप्स के जरिए ही, और मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड है जिसमें 1,000 रुपए का मासिक निवेश कर रहे हैं। इन्हें 25 साल के बाद अपनी बेटी की शादी के लिए फंड चाहिए, और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में भी क्या निवेश किया जाए ये जानना चाहते हैं। इसके साथ ही इन्होंने 2 फंड्स के बारे में भी और आपसे सुझाव मांगा है, SBI स्मॉल कैप और HDFC मिड कैप के बारे में भी आपकी राय चाहते हैं। बेसिकली अमित जी, आपने जो ये फंड सारे जो आपने बोले हैं, सारे के सारे फंड्स बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। सबके पोर्टफोलियो जो हैं ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हैं, एंड वो ऑन एन एवरेज 18 से 20% की अर्निंग नंबर से ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा तो बहुत क्लियर कट मानना है कि आप उतना ही कमाएंगे जितना अंडरलाइंग पोर्टफोलियो आपको कमा के देगा इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। तो ये सारे फंड अच्छे फंड हैं, और अगर आप इन 2,000 की सिप कर रहे हैं और 3,000 की सिप आप इन 5 फंड में ऐड करते हैं और 5,000 की सिप यहाँ से चलाते हैं, तो कोई लगभग 25 साल में आपको कोई लगभग 1 करोड़ की राशि यहाँ से मिलेगी अगर आप ये सिप करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि दैट आपने जो सिर्फ गर्ल चाइल्ड की मैरिज के बारे में आपने गोल प्लान किया है, पर आपने बाकी चीज़ों का गोल प्लान नहीं किया है। जैसे आपकी रिटायरमेंट है, अगर आपको घर की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई वेकेशन पे जाना है, कार लेनी है, तो वो आपने प्लान नहीं किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दैट शादी तो चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ही है, बट आपने अपनी गर्ल एजुकेशन का भी प्लान नहीं किया है। आज अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं, तो ऑन एन एवरेज आज से 15-16 साल के बाद या 17 साल के बाद तो कम से कम 40 से 50 लाख का कम से कम खर्चा होगा। तो आप एक उसके लिए भी प्लान करें, और एज एंड व्हेन आपके पास कैश फ्लोस हो, मैं समझ रहा हूँ 5,000 आप कर सकते हैं, अभी अपनी सिप को इंक्रीज़ करते रहिए। तो फंड सारे अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करें, और इस गोल प्लान को और थोड़ा वाइड और थोड़ा ब्रॉड करके, बाकी गोल प्लान जॉट डाउन करके, जब आपके पास कैश फ्लोज एक्स्ट्रा हो आप अपनी सिप इंक्रीज कीजिए। बिल्कुल, तो अमित जी आपके लिए सलाह ये है क्षितिज की कि सबसे पहले तो आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए कि आपको कब कितना फंड चाहिए, और उसके बाद जब मौका मिले तब अपना निवेश जो है वो जरूर बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को म्यूचुअल फंड से जुड़ी ये तमाम बारीकियां समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।